नमस्कार साथियों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज है 23 सितंबर। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में एनटीआरओ के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं अनिल धस्मान। दोस्तों बढ़ते हैं क्विक रिविजन्स की तरफ, जो है 22 सितंबर के। किसने कोविड-19 की सटीक टेस्ट रिपोर्ट देने के लिए पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप को मंजूरी दे दी है। तो यह दे दी गई है डीसीजीआई, जिसे ड्रग रेगुलेटर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो यह मनाया जा रहा है रेल मंत्रालय द्वारा। देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी। तो यह स्थापित की जाएगी नोएडा में। भारत के किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो यह प्रदान की गई है मालदीव सरकार को। आईएफसी ने भारत को कितने ट्रिलियन डॉलर प्रदान किए हैं। तो यह किए गए हैं 2 ट्रिलियन डॉलर। भारत कितने वर्षों के लिए इकोसॉक का सदस्य बना है। तो यह बना है 4 वर्षों के लिए। एनटीआरओ के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं। तो यह बनाए गए हैं अनिल धस्मान, जो कि रॉ के पहले अध्यक्ष थे। वर्चुअली हुए 72वें एमी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है। तो यह दिया गया है सक्सेशन को। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के सेशन पर आगे बढ़े इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। किस मंत्रालय ने ओ स्मार्ट नामक योजना शुरू की है। तो यह शुरू की गई है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। जानते हैं इसके बारे में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ओ स्मार्ट योजना शुरू की गई है। इस योजना को 2017-18 से 19-20 तक लागू की जा रही है। ओ स्मार्ट योजना का इसका उद्देश्य मरीन लिविंग रिसोर्सेज के बारे में जानकारी उत्पन्न करना और नियमित रूप से अपडेट करना है। भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, जिसे EZZ भी कहा जाता है, जिसमें भौतिक पर्यावरण के साथ साथ उनके संबंधों का अध्ययन करना भी एक कार्य है। यह भारत के तटीय जल के स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए समुद्री जल प्रदूषकों के स्तर को निगरानी करता है। यह भारत के आसपास के समुद्रों में वास्तविक समय के डेटा के अधिग्रहण के लिए महासागर अवलोकन प्रणाली विकसित करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो यह समझौता किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ। इस समझौते के द्वारा देश में माताओं और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड FACT और सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान IIT कालमसेरी ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बताना है कि FACT का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय स्थित है कोच्चि, केरल में। जानते हैं इसके बारे में। उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड और सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण IIT कालमसेरी में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौते ज्ञापन के तहत IIT छात्रों और FACT कर्मचारी ज्ञान विनिमय, संयुक्त परियोजनाओं, अनुसंधान में भागीदारी आदि के बीच शैक्षणिक बातचीत के साथ शिक्षण और सुविधाओं को साझा किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड के बारे में। तो यह रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसका मुख्यालय कोच्चि, केरल में स्थित है तथा यह स्वतंत्र भारत में पहली उर्वरक विनिर्माण कंपनी है। आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि यह स्वतंत्र भारत की पहली विनिर्माण कंपनी है। अगला प्रश्न है, घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। तो यह किया गया है बिहार राज्य में। माफ कीजिए, यहाँ पर उपयुक्त दोनों लिखा गया है जो कि गलत है और इसका उत्तर होगा बिहार राज्य में। इस योजना का शुभारंभ भारत के बिहार राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह परियोजना दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कॉमन सर्विस सेंटर के संयुक्त प्रयासों द्वारा निष्पादित की जाएगी। यह राज्य में 45,945 गांवों को जोड़ेगा और इसमें बिहार राज्य के दूरदराज कोनों तक डिजिटल क्रांति सक्षम हो पाएगी। देश के 6 लाख गांव 1000 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड के माध्यम से जुड़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, कृषि भवन जिसने हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन अवार्ड जीता है, किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। और जानते हैं इसके बारे में। आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के व्यापक स्पेक्ट्रम के उत्कृष्ट कार्य के लिए आर्किटेक्ट्स और डिजाइनरों के ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया। इसमें 50 से अधिक श्रेणियों के पुरस्कार हैं तथा हाल ही में भुवनेश्वर स्थित कृषि भवन की पीपल्स चॉइस विजेता के रूप में चुना गया है। कृषि भवन ओडिशा सरकार के कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग के लिए विकसित एक सुविधा है जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित है। अगला प्रश्न है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020 लोकसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो यह स्थापित किया जाएगा गुजरात में।
राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय विधेयक 2020 की राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 लोकसभा में पारित हो गया है। तथा आइए आपको बताते हैं राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के बारे में। तो यह गांधीनगर में गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज विश्वविद्यालय को अपग्रेड करके राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय फॉरेंसिक विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, कानून, अपराध विज्ञान और अन्य संबंधी क्षेत्रों के अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ शुरू किए गए? तो यह शुरू किए गए हैं उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 3 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए 108 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो यह योजना है उड़ान योजना। जानते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 3 हवाई अड्डों जगदलपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर के उन्नयन के लिए 108 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार ने अंबिकापुर के लिए 27 करोड़ रुपए, जगदलपुर के लिए 48 करोड़ रुपए और बिलासपुर के लिए 33 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिट सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। श्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया। सत्र के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य समावेश और उत्कृष्टता के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करके 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। साथ ही यह सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान समाज विकसित करने के लिए दृष्टि से निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोविड-19 के दौरान चुनावों के संचालन के मुद्दे, चुनौतियों और प्रोटोकॉल, देश के अनुभव साझा करना विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की मेजबानी की है? तो यह मेजबानी की गई है भारत सरकार द्वारा। भारत द्वारा कोविड-19 के दौरान चुनावों के आयोजन के मुद्दे, चुनौतियों और प्रोटोकॉल, शेयरिंग कंट्री एक्सपीरियंस पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया है। भारत द्वारा विश्व चुनाव निकाय संघों ए-वेब की अध्यक्षता में 1 वर्ष पूरा होने पर वेबिनार का आयोजन किया था तथा यह वेबिनार भारत ए-वेब केंद्र द्वारा आयोजित पहला वेबिनार था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है अमेरिका द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की है। यह वार्षिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह में उन अमेरिकी नागरिकों के इतिहास, संस्कृति और योगदान का सम्मान किया जाता है जिनके पूर्वज स्पेन, मैक्सिको, कैरेबियन और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका से आए थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन द्वारा हिस्पैनिक विरासत सप्ताह के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर को प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा किन 2 देशों के बीच में शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है भारत और मालदीव के बीच में। भारत और मालदीव के बीच 21 सितंबर को सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। सेवा में दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि और परिवहन समय और लागत को कम करने की संभावना है। जून 2019 में पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मालदीव की अपनी यात्रा के दौरान नौका सेवा की शुरू होने की घोषणा की थी। शिपिंग मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने मालदीवियन समकक्ष के साथ संयुक्त रूप से नौ सेवा को हरी झंडी दिखाई है। अगला प्रश्न है, वाइस बोर्ड के माध्यम से हाल ही में बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया गया। तो यह किसमें पारित किया गया है? यह राज्यसभा में पारित किया गया है। वाइस बोर्ड के माध्यम से हाल ही में राज्यसभा में बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित कर लिया गया, जिसमें हाल ही में लोकसभा में पारित कर दिया गया था। यह बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 सैट जमाकर्ताओं के हितों को पूरी तरह से रक्षा करने के लिए लाया गया है। इस विधेयक में सरकारी बैंकों के कामकाज की मुश्किलों को दूर करते हुए जमाकर्ता के हितों को पूरी तरह रक्षा पर फोकस किया गया है। अगला प्रश्न है, शिवांचल दास को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का कार्यकारी निर्देशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सलाहकार के रूप में शिवांचल दास को नियुक्त किया गया है। साथ ही वे 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर के अधिकारी रहे हैं। शिवांचल दास IMF के कार्यकारी निर्देशक के सलाहकार के रूप में 3 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है नंदनकानन और सिंपलीपाल, तो ये दोनों उड़ीसा राज्य में स्थित हैं।
हाल ही में यहाँ पर भुवनेश्वर के एक चिड़ियाघर और वानस्पतिक उद्यान है जिसे 1960 में स्थापित किया गया था। यह भारत का पहला चिड़ियाघर है जो 2009 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम का सदस्य बना था। हाल ही में उड़ीसा के नंदनकानन जूलॉजी पार्क में किसी प्रकार के जीवाणु या वायरस संक्रमण से संभावित प्रसार से लगातार 2 स्लॉथ बियर की मृत्यु का मामला सामने आया था। आपको बताते हैं स्लॉथ बियर के बारे में। तो यह भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है तथा स्लॉथ बियर को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। आइए मैप में देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से लोकेशंस ऑफ जूस हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर उड़ीसा में नंदनकानन को देख पा रहे होंगे। साथ ही नंदनकानन के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को भी मैंने यहाँ पर दर्शाया है। तो आप सभी को यहाँ पर सिम्पलीपाल को ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा चिल्का के बारे में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है थाई मांगुर हाल ही में समाचार में देखा गया, यह किस लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए जाना गया? तो यह जाना गया अफ्रीकी कैटफिश है ये, और यह इसका वैज्ञानिक नाम क्लेरियस गैरीपॉन्डिस है। मछली थाई मंगूर मछली के पालन और खरीद फरोख्त पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद उत्तराखंड के किसान जिले में काशीपुर और जसपुर क्षेत्रों में थांग मंगूर की खेती कर रहे हैं। यह खेती क्यों की जा रही है? तो निवेश की कम लागत और उच्च प्रतिफल लाभ के कारण कई मछली किसान इसकी खेती करते हैं। यह अवैध क्यों है? तो चूंकि यह मछली मांसाहारी है और मांस पर फीड करती है, इसलिए यह जल निकायों को भी प्रदूषित करती है। स्वदेशी मछली और जलीय जीवन पर नकारात्मक इसका प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अमरजीत सिंह और भास्कर खुल्वे दोनों को। निम्नलिखित में से किसे इटालियन ओपन टेनिस के लिए महिला एकल खिताब जीता है? तो यह जीता है सिमोना हालेप ने। जानते हैं इनके बारे में। रोमानिया की, ये पहले तो याद रखिए कि किस देश की हैं, तो ये देश है रोमानिया की। सिमोना हालेप ने चोटों के कारण कैरोलिना प्लिस्कोवा को आधे रास्ते से हटने के कारण इटालियन ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब जीत लिया है। वर्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के डीगो श्राउन्स को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता है। उन्होंने मास्टर इतिहास बनाने के लिए 5वां इटालियन ओपन जीता है तथा उनके पास 36 मास्टर्स और 1000 खिताब हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है रजत पदक। आइए जानते हैं साक्षी मलिक के बारे में। तो यह फ्री स्टाइल की महिला पहलवान है भारत की तथा इन्होंने ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। भारत के लिए ओलंपिक जीतने वाली वे पहली महिला पहलवान है। इन्होंने ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही का जिनका हाल ही में निधन हो गया, क्या नाम है? तो उनका नाम है अंगरीता शेरपा, जिन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन के चढ़ा है और ये इनका निधन 72 साल की आयु में हो गया है तथा अपने चढ़ाई कौशल के कारण उन्हें हिम तेंदुए के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 1983 और 1996 के बीच बोतल बंद ऑक्सीजन के बिना सभी आरोहण किए हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर ग्रेट हिमालय के शिखर पर स्थित है तथा यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। हाल ही में किस बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय नामक एक नया वर्टिकल स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया है बंधन बैंक ने। और आप सभी को पता होगा बंधन बैंक के बारे में कि आपका भला और सबकी भलाई इसकी टैगलाइन है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। यदि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।